जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रमन में। आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है। यहाँ पर वेल्स हो जाएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल या डी गोल्फ। इसका तो सही आंसर हो जाएगा, वो जाएगा डी गोल्फ। और गोल्फ से जुड़ा एक और कप आप याद रखेंगे, राइडर कप। ध्यान रखिएगा, राइडर कप भी गोल्फ से संबंधित है। यहाँ पर हॉकी गेम से जुड़े भी कुछ जो टूर्नामेंट्स हैं और कप हैं उनको भी आप याद रखेंगे, जैसे कि बैटन कप, वेलिंगटन कप, आगा खान कप और रंगास्वामी कप। तो ये सारे टूर्नामेंट्स हैं, ये हॉकी गेम से संबंधित है। साथ ही आप क्रिकेट के टूर्नामेंट्स भी कुछ याद रखेंगे, जैसे कि ईरानी ट्रॉफ़ी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, दिलीप ट्रॉफ़ी, रणजी ट्रॉफ़ी एटसेट्रा। इन सभी टूर्नामेंट्स को भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ए आर डी बनर्जी, बी के एन दीक्षित, सी एम एस वत्स या डी वी ए स्मिथ। इसका तो सही आंसर हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन डी वी ए स्मिथ। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जो सभ्यता के उत्खनन से ये जो बाकी तीनों हैं ये संबंधित थे। आर डी बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी और के एन दीक्षित का जो पूरा नाम है वो है काशीनाथ नारायण दीक्षित। ध्यान रखिएगा, के एन दीक्षित का पूरा नाम क्या है? काशीनाथ नारायण दीक्षित। और एम एस वत्स, ये तीनों ही इसके उत्खनन से संबंधित थे। राखलदास बनर्जी ने ही सन 1822 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी सिंधु नदी के किनारे। और जो ये के एन दीक्षित इस उत्खनन से संबंधित एक इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट थे और खासकर ये लिपि और अभिलेखों के जानकार थे। और जो एम एस वत्स थे ये डायरेक्टर जनरल थे उस वक्त के हमारे भारत के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ध्यान रखिएगा, एम एस वत्स जो थे ये भारत के उस समय आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल के पद पर थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ए वैशाली, बी कौशाम्बी, सी सारनाथ या डी पावापुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। इनके जीवन की इस घटना को, जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन, ध्यान रखिएगा। इनके जीवन के कुछ काल हैं जिनको स्पेशल नाम से जाना जाता है, जैसे कि जब इन्होंने गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। महाभिनिष्क्रमण। और इनको प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया, इस घटना को अभी मैंने बताया धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और जो इनकी मृत्यु होती है गौतम बुद्ध की, इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, महापरिनिर्वाण। यहाँ पर आपसे पूछा गया है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो वो तो सारनाथ में दिया था। लेकिन अगर आपसे पूछे गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, सबसे ज़्यादा उपदेश जो थे वो श्रावस्ती में दिए थे। ध्यान रखिएगा, श्रावस्ती में दिए थे। और अगर आपसे पूछे इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, तो अंतिम उपदेश जो था इन्होंने कुशीनगर में दिया था। ध्यान रखिएगा, कुशीनगर, जहाँ पर इनकी मृत्यु भी होती है। और किसे दिया था? सुभद्रा नाम के एक सुभद्रा नाम के एक वृद्ध व्यक्ति को दिया था। इतने क्वेश्चन आप इससे याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी पुष्यमित्र, सी कनिष्क या डी समुद्रगुप्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त वंश का ये राजा था समुद्रगुप्त, और इसको भारत का नेपोलियन क्यों कहते हैं? क्योंकि नेपोलियन एक ऐसा सम्राट था जो अपने जीवन काल में बहुत कम युद्ध हारा था। जितने भी उसने युद्ध लड़े अधिकतर में उसने जीत हासिल की थी। इसी तरीके से हमारे भारत में भी एक राजा हुआ है जो कि गुप्त वंश का समुद्रगुप्त है, जो अपने जीवन में अधिकतर युद्ध जो है वो जीता ही है। इसी से संबंधित अगर आपसे कभी पूछे, देखो भारत का नेपोलियन तो समुद्रगुप्त हो गया, अगर आपसे पूछे यहाँ पर उत्तराखंड का नेपोलियन या फिर गढ़वाल का नेपोलियन, गढ़वाल का नेपोलियन अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे पंवार वंश के राजा अजयपाल का नाम। ध्यान रखिएगा, हमारे उत्तराखंड में गढ़वाल रीजन में एक वंश हुआ है परमार वंश, या जिसे हम परमार बोलते हैं या पवार बोलते हैं, उसका एक बहुत प्रतापी राजा हुआ है अजयपाल, उसी को गढ़वाल का नेपोलियन बोलते हैं। क्योंकि ये भी एक ऐसा राजा हुआ है उत्तराखंड में जो अपने जीवन काल में युद्ध हारा नहीं है, इसलिए इसे गढ़वाल का नेपोलियन कहा गया है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ए फाहियान, बी ह्वेनसांग, सी इसिंग या डी तारानाथ। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन के समय कौन आया था भारत में? ह्वेनसांग। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ह्वेनसांग आया था। आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसमें चीन से भारत आए हुए यात्रियों का क्रम आपको याद करना है। देखिए एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, फांसी हुई, इस तरीके से आपको एक लिखना है, फांसी हुई। देखिए फांस हो जाएगा फाहियान, फाहियान, सी से यानी कि हो जाएगा संयुगन, संयुगन, हु से हो जाएगा या हा से हो जाएगा ह्वेनसांग, और ई से हो जाएगा इत्सिंग, इत्सिंग। देखिए ये क्रम है इन चीनी यात्रियों के, सारे के सारे जो है ये चीनी यात्री हैं, और इनका भारत में आने का क्रम भी इसी तरीके से। पहले फाहियान आया, देखिए फाहियान कब आया था? फाहियान आया था 399 ईस्वी में, और संयुग्मन कब आया था? 518 ईस्वी में, और ह्वेनसांग कब आया था? 630 ईस्वी में, कहीं कहीं पर इसमें 629 ईस्वी भी लिखा हुआ है, और इत्सिंग कब आया था? 7वीं सदी में आया था। ध्यान रखिएगा 7वीं सदी में। तो ये इनका भारत आने का क्रम है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ए मस्जिद, बी मंदिर, सी संत की झोपड़ी या डी मीनार। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। और इसे किसने निर्माण कराया था? ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी एग्जामों के लिए, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स में ये आता है, और इससे जुड़े जितने भी फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, उन्हें भी आप ज़रूर नोट डाउन करिएगा। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा को किसने बनवाया था? ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे कहाँ पर बनवाया था? कहाँ पर है ये 2.5 दिन का झोपड़ा हमारे भारत में? तो ये अजमेर राजस्थान में स्थित है। ध्यान रखिएगा। जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़े भी कुछ फैक्ट्स। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमारे भारत में गुलाम वंश की नींव रखी थी। ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। गुलाम वंश को हम मामलूक वंश भी कहते हैं, मामलूक वंश भी कहते हैं, और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही हम लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, लाख बख्श के भी नाम से जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ही ने ही हमारे देश में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, या बोले कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ध्यान रखिएगा, इसने नींव रखी थी कुतुब मीनार की दिल्ली में। जबकि कुतुब मीनार का जो काम है वो किसने पूरा करवाया था? जो इसे कंप्लीट करवाया था वो था इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया था। देखिए कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसका निर्माण पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। लेकिन इसकी जो चौथी और पांचवी मंजिल जो है वो किसने बनवाई थी अगर आपसे पूछे? तो ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी।
इतने फैक्ट्स आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? ए फारसी, बी अरबी, सी तुर्की या डी उर्दू? तो देखिए, तुजुक ए बाबरी जो है वो किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी, ध्यान रखना। तुजुक ए बाबरी नामक रचना किसकी रचना है? ये बाबर की तो रचना है। बाबर वही जिसने हमारे देश में मुगल वंश की स्थापना करी थी, तो बाबर ने इसकी रचना की थी। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है, देखिए जो मुगल शासन था, मुगलों की जो दरबारी भाषा थी, मुगलों की जो दरबारी भाषा थी वो तो फारसी थी। लेकिन क्योंकि जो बाबर था वो एक तुर्क मुसलमान था, तो इसलिए उसने इस तुजुक ए बाबरी की जो रचना थी वो तुर्की भाषा में की थी। ध्यान रखिएगा इतना। एक और चीज़ आप इससे याद रख सकते हैं, जो बाबर है, बाबर के भारत में एंट्री जो हुई थी वो कैसे हुई थी? देखिए, इसने ही मुगल वंश की स्थापना करी थी। तो एक डेट आपको याद रखनी है, 21 अप्रैल 1526 को। देखिए 21 अप्रैल 1526 को क्या होता है? पानीपत का पहला युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। फर्स्ट युद्ध किस किस के बीच होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश का अंतिम राजा था ये इब्राहिम लोदी। तो इसके साथ और बाबर के बीच ये पानीपत का पहला युद्ध होता है, जिसमें ये हार जाता है और मुगल वंश की स्थापना हो जाती है भारत में बाबर के द्वारा। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? ए अमर सिंह, बी मान सिंह, सी हकीम खान या डी शक्ति सिंह? देखिए, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, सबसे पहले तो इसे जानिए ये कब हुआ था। ये हुआ था 18 जून 1576 को। और ये किसके बीच होता है? ये होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। महाराणा प्रताप के बीच। देखिए, अकबर की तरफ से जो उसकी सेना का सेनापति था वो तो था बैरम खान, और महाराणा प्रताप की तरफ से जो उसकी सेना का सेनापति था वो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हकीम खान। हकीम खान था महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? यहाँ पर छत्रपति शिवाजी की राजधानी पूछी गई है, जिन्होंने हमारे देश में मराठा साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो उन्होंने अपनी राजधानी कब किसे बनाया था? ए रायगढ़, बी सिंधुदुर्ग, सी पूना या डी कोल्हापुर? तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रायगढ़। ध्यान रखिएगा, शिवाजी महाराज ने जो राजधानी बनाया था वो रायगढ़ को बनाया था। और एक और बात आप इससे याद रखेंगे, जो शिवाजी महाराज थे इन्होंने ही गोरिल्ला युद्ध टेक्निक जो है सर्वप्रथम प्रयोग की थी, या इसमें ये पारंगत थे, आप ऐसा भी कह सकते हो। अगला प्रश्न है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? ए 1757, बी 1765, सी 1773 या डी 1793? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1773 में। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट से जुड़े कुछ तथ्य आप जरूर याद रखिएगा, जैसे कि इसी एक्ट के तहत हमारे भारत में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और कहाँ पर की जाती है इसकी स्थापना? कोलकाता में इसकी स्थापना की जाती है। और इस सुप्रीम कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश जो बनाए जाते हैं उनका नाम क्या होता है? एलियास इम्पे। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल में गवर्नर जनरल पद का भी सृजन किया गया। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे बंगाल में गवर्नर जनरल पद का सृजन कब किया गया, किस एक्ट के तहत किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही किया गया। और साथ ही गवर्नर जनरल की मदद के लिए 4 सदस्यीय परिषद भी गठित की गई थी। ध्यान रखिएगा, 4 सदस्यीय परिषद का गठन भी इसी एक्ट के तहत हुआ था।
और किसे गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था? तो उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। ध्यान रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग। इतने क्वेश्चन आप इससे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सन 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए वेलेजली, बी डलहौजी, सी कैनिंग या डी मिंटो। देखिए 1857 में पूछा गया। यहाँ पर 1857 में आपको याद होना चाहिए कि हमारे देश में राष्ट्रीय क्रांति चल रही है, राष्ट्रीय क्रांति का समय है। तो ऐसे भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है कि राष्ट्रीय क्रांति के समय, भारत में राष्ट्रीय क्रांति के समय भारत के गवर्नर कौन थे, या यहाँ पर सिंपल ईयर वाइज पूछ लिया कि 1857 में भारत के जो गवर्नर जनरल हैं वो कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैनिंग। ध्यान रखिएगा, कैनिंग जो थे इस समय भारत के गवर्नर थे। आपको कुछ क्वेश्चन याद रखने। देखिए अगर आपसे पूछे बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव। ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव। और अगर आपसे पूछे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो यही इसी एक्ट के द्वारा बना था। ध्यान रखिएगा, जो अभी पीछे बताया था मैंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। अगर आपसे पूछे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अगर आपसे पूछे भारत का पहला वायसराय कौन था, वायसराय, तो वायसराय पूछे या फिर 1857 में भारत का गवर्नर जनरल पूछे, दोनों का ही जवाब कैनिंग होगा। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला वायसराय था कैनिंग। और अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय पूछ ले दो, और ये एकमात्र भी होंगे। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल पूछे या फिर एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल जो है वो पूछे, तो वो जाएंगे सी राजगोपालाचारी, जिन्हें हम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम से जानते हैं। इतने क्वेश्चन आप इससे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था? ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताने का जो कारण था, वो था ऑप्शन है चौरी चौरा कांड। क्या थी ये घटना, समझते हैं इसके बारे में। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है, महात्मा गांधी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, और ये असहयोग आंदोलन जो था ये काफ़ी हद तक सफल हो रहा था। लेकिन तभी 5 फरवरी, कहीं कहीं पर ये किसी बुक्स में 4 फरवरी भी दिया हुआ है, तो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक घटना हो जाती है। क्या थी ये घटना? इसमें जो ये आंदोलनकारी थे, इन्होंने 22 पुलिसकर्मियों को थाने में बंद करके और आग लगा दी, जिनसे ये सारे के सारे वहाँ पर मर गए। और इस घटना से महात्मा गांधी जो वे काफ़ी दुखी हुए, और उन्होंने जो ये असहयोग आंदोलन था उसे 11 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चौरी चौरा कांड। अगला प्रश्न है, बंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी स्वदेशी आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, या डी असहयोग आंदोलन। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि ये बंग आंदोलन क्या था। देखिए आपको इससे याद रखना है, सन 1905 में बंगाल विभाजन होता है। सन 1905 में बंगाल विभाजन होता है, जिस समय जो गवर्नर होता है वहाँ का वो रहता है लॉर्ड कर्जन। ये कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन किया था सन 1905 में। और 16 अक्टूबर, ये डेट पूरी आपको याद रखनी है, 16 अक्टूबर 1905 को ये जो बंगाल विभाजन था ये लागू हो गया था। तो इसी के विरोध में बंग आंदोलन होता है,
और उसके बाद ही 7 अगस्त, ये डेट भी आपको अच्छे से याद रखनी है, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी, स्वदेशी आंदोलन। और एक और चीज़ आप इससे याद रखेंगे, जो बंगाल विभाजन था वो समाप्त कब हो गया था? तो सन 1911 में बंगाल विभाजन जो था उसको समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ए श्रीमती एनी बेसेंट, बी सुचेता कृपलानी, सी सरोजनी नायडू या डी इंदिरा गांधी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आप बताएंगे एनी बेसेंट। और अगर आपसे पूछे पहली भारतीय महिला कौन थी, पहली भारतीय महिला पूछेंगे, तब आपको सरोजनी नायडू आंसर करना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ी कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, वो आप याद रखिएगा। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो 1885 में होती है। A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इसके जो पहले अध्यक्ष बनते हैं वो व्योमेश चंद्र बनर्जी बनते हैं, ध्यान रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनती है? एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला कौन बनती है? सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? यहाँ पर इनका पूरा नाम हो जाएगा मैडम भिकाजी कामा, मैडम भिकाजी कामा। तो इन्होंने 1907 में पहला तिरंगा ध्वज जो था, जो कि हमारे भारत का पहली बार किसी ने जो झंडा फहराया था, वो मैडम भिकाजी कामा ही थी 1907 में। इन्होंने कहाँ पर फहराया था? ए लंदन, बी पेरिस, सी मॉस्को या डी स्टुटगार्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, स्टुटगार्ट। एक और चीज़ आप याद रखेंगे, मैडम भिकाजी कामा को ही क्रांति की जननी के नाम से भी जाना जाता है। क्रांति की जननी, ध्यान रखिएगा, किसे कहा जाता है? मैडम भिकाजी कामा को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी कुमारगुप्त, सी धर्मपाल या डी पुष्यगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो थे कुमारगुप्त। गुप्त वंश के ये प्रतापी राजा थे कुमारगुप्त, जिन्होंने बिहार में, हाँ एक और चीज़ याद रखेंगे, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। और ये बख्तियार खिलजी कौन था? ध्यान रखिएगा, ये मोहम्मद गौरी का दास था। मोहम्मद गौरी जो था वो भारत में 2 दासों को छोड़कर गया था, एक थे कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा था बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी, गुलाम वंश की स्थापना करके, और बख्तियार खिलजी जो था वो पूर्व की तरफ बढ़ा और बिहार में जाकर उसने सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ए विष्णुगुप्त, बी मैगस्थनीज, सी डायमेचस या डी प्लिनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैगस्थनीज। और ये मैगस्थनीज कौन है? ये मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, उनके दरबार में राजदूत थे। अगला प्रश्न है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ए गुरु नानक, बी तेग बहादुर, सी हरगोविंद या डी गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह जी के। इनका जन्म पटना में हुआ था। आपको मैं सभी सिख गुरु, जितने भी सिख गुरु हैं उनके नाम आपको बता रहा हूँ, आप सभी एक साथ नोट कर लीजिएगा। तो पहले गुरु थे जिन्हें संस्थापक भी कहते हैं सिख धर्म का, वो थे गुरु नानक देव, ध्यान रखिएगा, गुरु नानक देव। दूसरे हो जाएंगे गुरु अंगद, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, पांचवें गुरु अर्जुन देव, छठे गुरु हरगोविंद, सातवें गुरु हर राय, आठवें
हरकिशन, हरकिशन। 9वें गुरु तेग बहादुर जी। और 10वें और अंतिम सिख गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी। ध्यान रखिएगा, सिख धर्म में 10 ही गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह से जुड़ी एक और बात आप याद रखिएगा, इन्होंने ही खालसा पंथ भी चलाया था। और इन्होंने ही अपनी पंजाबियों में, जो सिखों में कास्ट में सिंह और कौर का यूज करने के लिए भी कहा था। अगला प्रश्न है, सन 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिरंजन नहीं, चितरंजन दास होगा वहाँ पर। चितरंजन दास ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? ए लोकमान्य, बी लोकनायक, सी लोकहितवादी या डी लोक नेता। तो ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जो है लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, लोकनायक किसे कहते हैं? जयप्रकाश नारायण को। और अगर आपसे पूछे लोकमान्य किसे कहते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक को। ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है लोकमान्य। और यहाँ पर लोकहितवादी भी दिया है। लोकहितवादी किसे बोला जाता है? लोकहितवादी बोला जाता है गोपाल हरि देशमुख को। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? ए यूएसए, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा या डी भारत। तो सबसे बड़ी जो तटीय रेखा है वो इन ऑप्शन में से कनाडा की है। और वैसे भी विश्व में भी सबसे बड़ी तटीय रेखा कनाडा की ही है। देखिए, भारत की जो तटीय रेखा है, भारत की तटीय रेखा अगर आपसे पूछे उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो उसकी जो कुल लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 7516 किलोमीटर, यानी कि 7516 किलोमीटर लगभग। ये भारत की कुल तटीय सीमा है। लेकिन अगर इसमें जो भारत की मुख्य भूमि प्लस अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप की जो तटीय सीमा है उन सभी को जोड़कर बताया गया है। अगर आपसे कभी पूछेगा केवल भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है, तब आप बताएंगे 6100 यानी कि 6100 किलोमीटर। और भारत के कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं? तो 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। और सबसे बड़ी तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो वो गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ए फ्रांस, बी भारत, सी अमेरिका या डी इटली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अमेरिका, यूएसए। यूएसए एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर आपसे निर्यातक पूछता है, यहाँ पर निर्यातक पूछता कि एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है, तो वो हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न, पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत, ये किस प्रकार के पर्वत हैं? यहाँ पर ये पूछा गया है। तो किस प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं ये? ए युवा पर्वत श्रृंखलाएं या फिर पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं या सी ब्लॉक पर्वत श्रृंखलाएं या फिर फोल्डेड पर्वत श्रृंखलाएं। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं। या फिर इन्हें हम अवशिष्ट पर्वत श्रृंखलाएं भी कह सकते हैं, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखलाएं। देखिए, भारत में कुछ आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, वो आप याद रखिएगा। जैसे कि अगर आपसे पूछे भारत में अवशिष्ट पर्वत श्रृंखलाओं के उदाहरण पूछे आपसे, तो अवशिष्ट पर्वत श्रृंखलाओं के 2 उदाहरण आप याद रखिएगा। एक तो ये बताई दिया यहाँ पर अरावली, और दूसरा नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। ये दोनों अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण है। और अगर आपसे पूछे फोल्डेड माउंटेन्स यानी कि जो वलित पर्वत श्रृंखलाओं का उदाहरण पूछे, वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण, तो इसमें आप याद रखिएगा हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। और आपसे पूछे ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है, ब्लॉक को हम एक और नाम से जानते हैं भ्रंशोथ। भ्रंशोथ
ब्रंशोत्त पर्वत श्रृंखला या फिर ब्लॉक पर्वत श्रृंखलाओं का उदाहरण पूछेगा तो आप बताएंगे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। और पश्चिमी घाट या जिन्हें हम सह्याद्री भी बोलते हैं, सह्याद्री, ये जो है ब्लॉक पर्वत श्रृंखलाओं का उदाहरण है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे और महत्वपूर्ण लगे होंगे। जितने भी मैंने फैक्ट्स बताए उन्हें आप ज़रूर नोट कीजिएगा, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होंगे आपके लिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद और इसी तरीके से जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद।